हम लोग विधानसभा में बैठेंगे ना। जब एक नेता का बेटा अपने बाप के बदौलत में नेता बन सकता है तो एक क्रांतिकारी का बेटा क्यों नहीं नेता बन सकता है? जातिवाद का बात कर रहे हैं ना, जातिवाद वही लोग बोल रहे हैं जो कि यहाँ पर दूसरा राज्य से आके यहाँ पर हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। लोग छात्रों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा तो लोग बोल रहा है कि आप लोग नेता मंत्री, तो नेता मंत्री बनने के लिए तो आप लोग के पास पैसा पूरा होगा ना, तबे ना आप लोग कहाँ से पैसा रहेगा? अभी तो हम लोग का उम्र भी नहीं हुआ नेता मंत्री। अगर पैसा रहता, सोचे कम से कम 500 भी रहता तो हम लोग रांची जा पाते। तो वही तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, अभी हमारे साथ में है कोल्हान की शेरनी और कोयलांचल की शेरनी। लेकिन आप लोग हमेशा से देखते होंगे, जब से आंदोलन शुरू हुआ और जब से विधानसभा का घेराव हुआ था, उस टाइम से इन लोग चर्चा के विषय में आए दिन आप लोग इन दोनों का वीडियो देखते होंगे, आज यहाँ आंदोलन कल वहाँ आंदोलन। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये लोग किस प्रकार से इस आंदोलन में आए, इनका किस तरह से आपस में मिलाप हुआ, वो चीज़ इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे। तो जोहार पूजा दीदी। जोहार। तो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर आंदोलन में जुड़ने के बाद आप लोग एक दूसरे से परिचय हुआ? हम लोग एक दूसरे को इंस्टा के माध्यम से ही जाने, उसमें हम लोग दोनों का फ्रेंडशिप हुआ। तो जब हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ तो हम लोग एक दूसरे से बोलते थे क्या हम लोग कभी मिल पाएंगे, क्योंकि ये कोल्हान की थी, हम कोयलांचल के थे और दोनों लड़की जात। तो हम लोग को बाइक चलाने नहीं आता, जो इतना दूर सफ़र भी कर चुके। हाँ, तुमको आता है पर हमको नहीं ना आता था। तो हम लोग मैसेज करते थे। फिर जो विधानसभा घेराव शायद 20 को होने वाला था, 20 मार्च को, वो कैंसिल हो गया था। तो हम हजारीबाग में रहते थे। ये हमको फिर मैसेज की 22 को कि अरे विधानसभा घेराव होने वाला है, चलेगी क्या? तो हम बोले हमको पता नहीं, हम उस दिन ऑनलाइन नहीं थे। ये बोली चेक करो। हम लोग कैंसिल हो गया था ना। फिर ये बोली कि चलना साथ में जाएंगे। तो हम बोले तुम भी अपने घर में कंफर्म करो, हम भी अपने घर में कंफर्म करते हैं। फिर सुबह हुआ, इसका भी कंफर्म नहीं था, मेरा भी कंफर्म नहीं था। तो ये बोली कि तुम आओ, अगर वहाँ लड़की नहीं रहेगी तो हम लोग दोनों तो रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम बोले ठीक है। तो हम बोले कैसे आएगी? तो ये बोली कि हम ट्रेन से जाएंगे। एक लड़की इसकी कोई रिलेटिव थी, बोली उसको लेकर जाएंगे। फिर बोली उसको कहीं जाना है तो कैंसिल हो गया। तो ये बोली अब हम बस से आएंगे। लेकिन ये बोली कि बस से जाएंगे, कोई लड़का तैयार होगा तब ना। अगर बस से गए तो हम यहाँ से चल जाएंगे रांची, पर रांची से हम रिटर्न घर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये भी समझने का बात है कि हम छात्रों के पास पैसा भी नहीं होता है। हम लोग बार बार जाते हैं, लाठी खा के आ जाते हैं और सरकार नीति नियम नहीं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग छात्रों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा तो लोग बोल रहा है कि आप लोग नेता मंत्री, तो नेता मंत्री बनने के लिए तो आप लोग के पास पैसा पूरा होगा ना, तबे ना आप लोग कहाँ से पैसा रहेगा? अभी तो हम लोग का उम्र भी नहीं हुआ नेता मंत्री। अगर पैसा रहता, सोचे कम से कम 500 भी रहता तो हम लोग रांची जा पाते। तो वही बेबी बोली कि हम मेरे पास जाने का पैसा है, उधर से रिटर्न हम नहीं आ पाएंगे। अगर बस से गए तो, ट्रेन से जाएंगे तो टिकट सस्ता पड़ेगा। तो हम बेबी को बोले कि तुम आ जाओ, हम देख लेंगे। और उस टाइम हम लोग दोनों में से, अभी सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, हम लोग ये भी फ़ोन पे यूज़ नहीं करती और हम भी यूज़ नहीं, अब ये करने लगे, हम अभी भी नहीं यूज़ कर रहे। अगर हम लोग दोनों में से एक कोई फ़ोन पे भी यूज़ करते तो हम लोग उस दिन नहीं मिल पाते। तो ये निकल गई। हम रहते थे हजारीबाग में, तो हम अपने घर में फ़ोन किए कि हम जा रहे हैं। तो मेरे घर वाले बोले अगर गई तो डायरेक्ट खाली करके आ जाना, घर जाना नहीं है। तो उसके बाद ये तो डायरेक्ट बोले कि हम निकल गए। तो अब ये भी सवाल है, वो तो मेरे भरोसे निकली है, किसी को जान नहीं रही है, तो उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको मांगने में कैसा लगेगा? हम फ्रेंड है तो वो मेरे पास बोल रही है। फिर हम फ़ोन किए टाइगर को कि हम जा रहे हैं, मेरे घर वाले लोग मना करे। तो वो बोले मना कर रहे तो मत जाओ। तो हम बोले बेबी निकल चुकी है तो हम जा रहे हैं। तो आप लोग सब देखे होंगे हम स्टॉल बांधे हुए थे। तो हम घर से बिना बताए चुपके वहाँ पे गए थे और कैमरा के सामने भी नहीं आ रहे थे, ना बाइट दे रहे थे। स्टार्टिंग में बेबी ही दे रही थी। फिर मेरी एक भाभी फ़ोन की कि सुन रहे हैं तुम हजारीबाग में है तो टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट कर लिया गया। हम बोले हाँ हम भी सुन रहे हैं। हम उसको झूठ बोले कि हम नहीं पहुँचे। तो बोली कितना दूर है हजारीबाग से? हम बोले अगर एसी बस से गए तो 1-1.5 घंटा में पहुँच जाएंगे। तो बोली कि चल जो ने यार, जब तक जयराम महतो के ना छोड़तो तो नहीं धरना दे दियो थानवा में, ऐबे मत करियो। तो ये जागरूकता हर एक महिला में होना चाहिए। और उस दिन उस विधानसभा में हम 2 बेटी गए तो अभी झारखंड राज्य में पूरा उथल पुथल मच गया। हर नेता मंत्री ट्वीट करने लगा, जो भी किया। लेकिन किया तो अगर झारखंड राज्य से सारी बेटी निकल गई और सारे जाके वहां पे तहलका मचा देंगे तो सरकार डगमगाएगी और झारखंडियों के हित में नीति नियम बनाएगी। अच्छा, आप लोग दोनों में से कौन आए पहले आंदोलन में? मैं तो 2022 का फरवरी से ही हूँ। फरवरी में टाइगर भैया का हमारा वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था 2022 का। हाँ। वो जो खकड़ा वाला। हाँ, तो उसी में मैं गई थी। मैं बस वीडियो देखी थी ना टाइगर भैया का, तो
मैं शुरू से ही कहती थी कि कोई तो आए हमारा झारखंड में ऐसा कि हमारा अधिकार के लिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे शोषण हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। मैं एनसीसी करती थी तो एनसीसी में भी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर मैंने फॉर्म भरा था इंडियन आर्मी का, उसमें भी बहुत गलत हुआ हम लोग के साथ। हो ही नहीं पाता था, कुछ भी करते थे तो बाधा आ जाता था आगे में। और बाधा यही आ जाता था कि बाहरी भीतरी वाला, बाहरी को लिया जाता, उन लोग के पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास है नहीं इतना, और हम लोग का नहीं होता। हम लोग उस काबिल होने के बावजूद भी, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट में मेरा अल्फा ग्रेड आता है, एक ग्रेड आता है, उसमें क्या हुआ, मेरा जो टीएससी थल सैनिक कैंप होता है वो दिल्ली रिटर्न है मेरा, और अंडर ऑफिसर का रैंक है उसमें मेरा, लेकिन वो टीएससी सर्टिफिकेट का उसमें उसका 25 और नेशनल ट्रैकिंग का 25 करके टोटल 50 मार्क्स बोनस मेरा ऐड होता है। मेरा बोनस पॉइंट ऐड नहीं हुआ। और जब वहाँ जो सर थे बड़ा बाबू, उनको मैं बोली जाके, तो वो क्या करते थे, वो सीओ सर को जाके अलग बात बोलते थे और हमको आके अलग बोलते थे। और लड़की का कोई एसडब्ल्यू कैडेट, लड़की कैडेट सीओ सर से डायरेक्ट जाके उनका कैबिन में अकेले नहीं मिल सकते, और हमको मिलने भी नहीं देते थे। तो मेरा नंबर चढ़ाए नहीं और हमको बी ग्रेड दे दिए। और जब हम उसको पूछे कि सर ऐसे में हम एसएसबी फाइट कैसे करेंगे, मेरा एक ग्रेड रहता तो अच्छा होता ना, मेरा हम उस काबिल है, मेरा नंबर मेरा 50 नंबर आप क्यों नहीं चढ़ाएं, हम मेहनत किए हैं। तो बोलते हैं ए ग्रेड और बी ग्रेड का एक ही वैल्यू है। तो हम लगा वैल्यू एक ही है तो ए और बी बना क्यों रहे हैं, बी वाला को भी ए बनाइए, बनाना तो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी का फॉर्म भरे थे, उसमें कहा जाता है कि जो एनसीसी करता है उसको 50% छूट मिलता है, रिटर्न एग्जाम नहीं होता, लेकिन ये पूरा गलत बात है। 2020 से गर्ल्स का फॉर्म निकला था इंडियन आर्मी का, तो मैंने फॉर्म भरा था उसमें। तो उसमें क्या हुआ, हाइट मांगा था ओबीसी का 153 सेंटीमीटर, 52 मांगा था, और मैट्रिक का परसेंटेज 45 मांगा था, लेकिन मेरा परसेंटेज 68 है, 68.6 है, और मेरा हाइट भी उससे जितना मांगा था उससे ज़्यादा है, ठीक है, और परसेंटेज भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ईमेल में एक टन सा मैसेज आ जाता है कि आपका परसेंटेज कम है और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आता। तो आप बताइए, 15 साल में मैट्रिक देते हैं और हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, 7 क्लास से स्पोर्ट्स में नेशनल खेले हैं, तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहेगा, एनसीसी भी करेगा साथ में, तो उसका मैट्रिक में 90% आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 15 साल, जब 15 साल होता है उस टाइम मैट्रिक एग्जाम देते हैं, और 18 साल में आर्मी का फॉर्म भरते हैं, तो उस टाइम वो 15 साल वाला क्यों देख रहा है? अगर उनको मैट्रिक का देखना था तो 15 साल का बच्चा को क्यों नहीं उठाता? मतलब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकते, और हमारा जो यहाँ हक अधिकार है इसमें भी बाहर वाले आके घुस जाते हैं। अभी लड़कों का ही देख लीजिए आप, तो ये सबसे पूरा तंग आ चुके थे। तो फिर हम सोचते थे अगर हम बोलने जाएंगे, हम आवाज़ उठाने हम लोग जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, तो हम लड़की है, बदनाम हमको किया जाएगा। कोई तो आए, हमेशा मन में बस एक ही, लेकिन ईश्वर का एक ये है कि देखिए, मतलब टाइगर भैया को उस दिन सुन के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि नहीं, हमको आंदोलन में जाना चाहिए, आंदोलन में जुड़ना चाहिए। फिर उसके बाद तुरंत एक भैया, जो भैया लेके गए थे वहाँ टाइगर दादा को अपना कांटेक्ट करके, वो भैया हमारे साथ स्पोर्ट्स खेलते थे, हमसे 2-3 साल सीनियर थे। वो भैया से मैं कांटेक्ट की, भैया हमको टाइगर दादा से बात करना है। तो बोले क्यों? हम बोले बस हमको बात करना है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो भैया नंबर टाइगर दादा का दिए, हम टाइगर दादा को कॉल किए, हम बोले, फिर बोले कि दादा ऐसे ऐसे बात है, तो आपसे हमको बहुत कुछ नॉलेज चाहिए, और बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरित हुए, बहुत उम्मीद अब जाग गया कि हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग का झारखंड में बदलाव होगा, और उसी टाइम से मैं आंदोलन में जुड़ी हूँ। पूजा दी, आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी आमतौर पे देखा जा रहा है हर जगह सोशल मीडिया में कमेंट भी बहुत सारा लोग कर रहा है कि जयराम महतो, वो भी महतो है, बेबी महतो है, पूजा महतो, मतलब सब महतो लोग ही आंदोलन कर रहा है। मतलब क्या इसमें, इसका कहने का क्या मीनिंग है और लोगों का, जो दूसरे जाति के हैं? देखिए, अभी हम लोग का सरकार है, तो हम लोग वो कहने में जातिवाद ला ही नहीं रहे कि आदिवासियों का सरकार है। तो हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि इस समाज का सरकार है। आप ही बताइए, अगर झारखंड में 90-10 का नीति आता है तो वो क्या बस हमारे समाज से जो है उनके लिए आएगा या पूरे झारखंड राज्य के लिए आएगा? अगर खतियान लागू होता है तो जिस समाज के लोग लड़ रहे हैं उनके लिए आएगा कि पूरे झारखंड के लिए आएगा? और अगर हम लोग आगे आए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग वो दर्द झेले हैं अपने स्तर से। कोई विस्थापन का दर्द झेला है, कोई क्रांतिकारी का बेटा है तो वो सामने आएगा ही। हम ही जिस एरिया से आते हैं, जहाँ मेरा घर है, हम विस्थापन का दर्द देख रहे हैं। तो जब हम लोग के जो दादा, हम लोग के जो बाबा थे, उनको बुड़बक बनाया गया, तो हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, तो हम लोग अपने हक अधिकार के लिए सामने आ रहे हैं। यही जो अभी जातिवाद का आंदोलन कर रही है, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, हम लोग जिस समाज से आते हैं वही लोग के लोगों का है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा विस्थापन का दर्द तो वही झेला है। तो इन जो लोगों अभी जातिवाद का जो सवाल उठा रहे, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़मीन जब उस समाज के लोगों का गया, जब वो लोग विस्थापन हुए, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाए कि उस समाज का जो लोग है उसका सबसे ज़्यादा ज़मीन जा रहा है, तो वो लोग तो गुलगुलिया बन जाएंगे, उनको उनका ज़मीन क्यों छीन रहे? उस टाइम तो आप लोग बस खजाना लूटने में रह गए। तो जब हमारा हक अधिकार, हमारा ज़मीन गया, तो उस समाज का बेटा बेटी तो आगे आएगा ना। और ये जातिवाद कैसे है? हमारे साथ फरजान खान है, हमारे साथ संजय मेहता है, हमारे साथ मनोज यादव है, हमारी दीदी सावित्री कर्मकार है, फिर ये जातिवाद का कैसे हुआ लड़ाई? अगर ये जातिवाद का होता तो क्या सावित्री दीदी इतना आंदोलन का गाना को जो रफ्तार दे रही है, जो हम लोग के अंदर जुनून डाल रही है, क्या वो जाति वो हर एक हम लोग के प्रोग्राम में शामिल होती है? तो कैसे हुआ फिर ये जातिवाद? आप ही बताइए। हमारे कोल्हान में जाइएगा, सीधा देखिएगा, प्रेम मार्डी है, शुरू से आंदोलन में जुड़ा हुआ है। सृजन हाईबुरू है, वसीम हेमरम है, ये सब क्या महतो है? नहीं है। तो कैसे जातिवाद हुआ? नहीं, मतलब लोग का कहने का मतलब यही है कि आप लोग नेतृत्व करते हैं हर जगह, कहीं भी विधानसभा घेरा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो या लोगों को जागरूक करना, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उन लोग को लोग ट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप लोग को कर रहे हैं ना। देखिए, लोग ये बोल रहे हैं जो दूसरे का तलवा चाटते हैं, जो दूसरे के वजह से जिनका घर दुआर चलता है, जिनका चूल्हा जलता है, वही लोग ये बोल रहे हैं। क्या हम लोग अपने जाति के बारे में बात करें? हम लोग तो पूरे झारखंड राज्य के बारे में बात करें, फिर ये आंदोलन कैसे जातिवाद हुआ? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लोग का काम ही था राजनीति में आना। तो हम लोग तो भाषा के लेकर आंदोलन किए, खतियान को लेकर आंदोलन किए, सीएम आवास घेरे, विधानसभा घेरे, झारखंड बंदी किए, हम लोग लाठी डंडा खाएं, हम लोग FIR खाएं। तो जब हम लोग अपने अधिकार के लिए भीख मांग के देख लिए, तो हम लोग अब अपना अधिकार कब ले सकेंगे? जब हम लोग विधानसभा में बैठेंगे ना। जब एक नेता का बेटा अपने बाप के बदौलत में नेता बन सकता है, तो एक क्रांतिकारी का बेटा क्यों नहीं नेता बन सकता है? जातिवाद का बात कर रहे हैं ना, जातिवाद वही लोग बोल रहे हैं जो कि यहाँ पर दूसरा राज्य से आके यहाँ पर हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जमशेदपुर जाइएगा, टाटा में जो बागबेड़ा और मातलाडी बोल के एक जगह है, वहाँ जितना भी है ना, देखिए यहाँ बहुत किसी को लगेगा कि जातिवाद नहीं है ये चीज़। और जो हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, उन लोग से भी मैं ये चीज़ कहूँगी, उन लोग का भी अधिकार छीना जा रहा है और उन लोग को बहकाया जा रहा है। मातलाडी और बागबेड़ा का 80% जो आदिवासी बन के यहाँ रह रहे हैं, एसटी बन के, सब ओडिशा के हैं। सालखान मुर्मू खुद ओडिशा के हैं। तो ये लोग तो बाकी सबको बहकाएंगे ही, बाकी सबको उकसाएंगे ही कि ये लोग जातिवाद कर रही है। आप लोग जाके वहाँ जिस दिन 1932 खतियान लागू हो जाएगा ना, वो सब बाहर चले जाएंगे। अच्छा, आप लोग तीन दिन से अभी रामगढ़ में फिलहाल जन जागरण कर रहे हैं, पंचायत स्तरीय लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं, तो कैसा लगा आपको माहौल रामगढ़ विधानसभा का? यहाँ का माहौल, जितने लोग आ रहे हैं आमने सामने, तो लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा इस बार। लेकिन बस इस चीज़ से हम लोग जैसे ही रामगढ़ में एंट्री मारे, जैसे ही हम लोग गोला में एंट्री मारे, यहीं के कुछ भाई लोग हैं, यहाँ आसपास के कुछ भाई लोग हैं, वो लोग हम लोग के बारे में उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिए। तो उन लोगों से एक चीज़ कहेंगे, हम लोग नेता बनने नहीं आएंगे। अरे मेरा विधानसभा में तो हम लोग एक मुखिया में भी नहीं खड़ा हो सकते, ST का है, मुखिया से लेकर के पूरा संसद तक। तो फिर हम लोग क्यों आए हैं यहाँ? जागरूक करने आए हैं, हम लोग नेता बनने नहीं आएंगे। सबको लगता है कि हम लोग हाईलाइट होने के लिए विधानसभा गए थे, ऐसा नहीं है। सबको लगता है, बहुत कोई कहता है कि ये लोग का करियर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को आपका चैनल का माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे, जब से हाईलाइट हुए, जब से आंदोलन में, तब से हम लोग का कितना नुकसान हुआ। हम टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में हम लोग उसमें एडवेंचर करते थे, उसमें से हम लोग को निकाल दिया गया इस आंदोलन में आने के बाद। और मेरा जो वीडियो, मेरा बयान वायरल हुआ, हम IPS बनना चाहते थे, अब मेरे को IPS में इंटरव्यू में ही हटा देगा। लेगा? नहीं लेगा। ऐसे बयान में लेगा? कभी नहीं लेगा। तो हम क्यों चाहेंगे अपना करियर बर्बाद करना? हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, कहीं भी हम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो अभी कहीं कुछ भी झगड़ा उगड़ा होगा तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा, वहाँ हम रहे या ना रहे। सही बात है। तो मेरा करियर खत्म हुआ ना यहाँ, लेकिन लोगों को लगता है कि हम अपना करियर बनाने आए। ऐसा नहीं है, जागरूक करने आए हैं हम लोग, ताकि हमारा झारखंड में जो स्थिति है, हम लोग जो दर दर में भटके ना, बाकी किसी को ऐसे भटकने ना पड़े। एक लड़की जब घर से निकलती है, कितना उम्मीद लेकर के निकलती है, उसके माता पिता कितना उम्मीद से उसको घर से बाहर भेजते हैं, मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी आगे कुछ करेगी। और हम लोग जब इतना हम लोग एक्टिव होने के बावजूद भी हम लोग को ये से भटकना पड़ा, तो ये बच्ची जब जाएगी पढ़ लिख के कॉलेज बाहर, तो ये लोग को कितना सहना पड़ेगा बताइए। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो सह रहे हैं वो चीज़ ये लोग को भी सहना पड़े। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जोहार।